आज का टॉपिक है कार्डियोमायोपैथी। तो आज हम पढ़ेंगे कि कार्डियोमायोपैथी क्या होता है। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, मायो का मतलब होता है मसल्स, हार्ट एंड मसल्स, एंड पैथी का मतलब होता है डिसीज़। तो हार्ट की मसल्स की जो डिसीज़ है उसको हम बोलेंगे कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी डिसीज़ कंडीशन है जिसमें कि हार्ट की मसल्स जो हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं, तो उसकी वजह से जो है हार्ट जो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, और पंप नहीं कर पाएगा अगर तो इनएडिक्वेट ब्लड पहुंचेगा अनदर एरियाज़ में, या फिर हार्ट तक खुद जो है ब्लड सफिशिएंट नहीं आ पाएगा, तो उसकी वजह से जो है हार्ट का फेलियर भी हो सकता है। तो इसमें जो है कार्डियोमायोपैथी या तो फिर मसल्स के डायलेशन की वजह से हो जाएगा, या फिर मसल्स की थिकनिंग की वजह से हो जाएगा। थिकनिंग मतलब थिकनेस हो गई है, वहाँ पर सेल्स के नंबर्स बढ़ गए हैं, या फिर जो है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जिससे कि ब्लड जो है रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई भी अनदर डिसीज़ कंडीशन हो गई जैसे प्लाक हो गया, कुछ और एक्यूमुलेशन हो गया, उसकी वजह से जो है एकदम से स्टिफ हो जाएंगी मसल्स। तो उसकी वजह से मसल्स ठीक से वर्क नहीं कर पाएंगी, यानी कि ना तो ठीक से कॉन्ट्रैक्शन कर पाएंगी, ना ही ठीक से रिलैक्स हो पाएंगी। तो ब्लड पंपिंग की जो है जो प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो पाएगी इस डिसीज़ कंडीशन में, जिससे कि हार्ट फेलियर भी देखा जा सकता है। इसको बोलेंगे जो है कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियोमायोपैथी जो है 3 टाइप्स में जो डिवाइड किया गया है। पहला है हाइपरट्रॉफिक। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में जो है जो मसल्स हैं हार्ट की उसमें थिकनिंग हो जाएगी, थिकनिंग के साथ साथ उसमें जो है थोड़ा एनलार्जमेंट हो जाएगा। अगर वो थिक होंगी तो वहाँ पर एनलार्जमेंट भी होगा। तो इसकी वजह से अगर ब्लड जो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है उसको बोलेंगे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा है रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी। रेस्ट्रिक्टेड में जैसे कि है प्लाक एक्यूमुलेशन हो गया, या फिर एम्बोलाई हो गया, थ्रोम्बस हो गया, उसकी वजह से जो ब्लड जो है रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन को बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी। एंड थर्ड वन है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड में जो मसल्स हैं वो एकदम से डायलेट हो जाएंगी तो ठीक से जो है ब्लड एक तो वो कैच नहीं कर पाएंगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा ठीक से, और जो है डायलेट रह जाएगा, तो ना तो वो अच्छे से पंप हो पाएगा आगे के लिए, और ना ही वो ले पाएगा, जो मसल्स हैं ना ही वो ब्लड ले पाएंगे, तो चैम्बर्स में ब्लड जो है नहीं आ पाएगा। तो डायलेशन हो जाएगा इस कंडीशन में मसल्स का, इसको बोलेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब जानेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज़ जो है वो हो सकते हैं। कॉजेज़ में जैसे कि हेरिडिटरी है, ये जो है कार्डियोमायोपैथी एक हेरिडिटरी और एक्वायर्ड डिसीज़ है, जिससे कि जैसे कि हेरिडिटरी में फैमिली कंडीशन हो गई, कोई भी अनदर पर्सन है जो फैमिली में प्रीवियसली जिसको जो है कार्डियोमायोपैथी था, उससे भी जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है पास होगी ये डिसीज़, तो उसकी वजह से भी डिसीज़ कंडीशन कॉज हो सकती है। इसके अलावा है एक्वायर्ड में जो है किसी भी अनदर कॉज की वजह से अगर ये डिसीज़ हो रही है तो उस कंडीशन को बोलेंगे एक्वायर्ड कॉज। इसके अलावा हो सकता है कोई भी जैसे इन्फेक्शियस कंडीशन हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी जो है डिसीज़ कंडीशन कॉज हो सकती है। और इनके अलावा है अनदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन या फिर जेनेटिक हो गया, हेरिडिटरी हो गया। उसके अलावा अनदर कॉजेज़ में जैसे कि कोई भी क्रोनिक कार्डियक डिसीज़ हो गई, क्रोनिक कार्डियक डिसीज़ की वजह से भी जो है कार्डियोमायोपैथी कॉज हो सकता है। इसके अलावा है कोई भी कार्सिनोजेनस जो है कोई भी कैंसरस डिसीज़ है, ट्यूमर हो गया, उनकी वजह से भी अगर डिसीज़ कंडीशन कॉज हो रही है तो उसको बोलेंगे कैंसरस जो है एजेंट है और कॉज है, उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी जो है कॉज हो रहा है। इनके अलावा जो है इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं पेशेंट में जिनको कार्डियोमायोपैथी होता है, तो उसमें फर्स्ट तो चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, क्योंकि वहाँ ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है, ब्लड रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, या फिर ब्लड पंपिंग जो है ठीक से नहीं हो पा रही, इसकी वजह से चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, चेस्ट टाइटनेस फील होगा, हैवीनेस ऑफ द चेस्ट पेन हो, हैवीनेस ऑफ द चेस्ट होगा उसको, चेस्ट में जो है हैवीनेस फील होगी। इसके अलावा पेशेंट को जो है इंडाइजेशन रह सकता है। इंडाइजेशन के अलावा जो है पेशेंट में असाइटिस की कंडीशन देखी जा सकती है, जैसे कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमेन, असाइटिस की जो है कंडीशन। इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज़ में जो है
एक्सट्रीमिटीज़ में उनके स्वेलिंग रहेगी पेरिफेरल एरिया में, मोस्टली एंकल्स में रहेगी, नेक एरिया में जो है स्वेलिंग रहेगी, एंकल्स में, फीट में, इन पेरिफेरल एरियाज़ में स्वेलिंग होगी। उसके अलावा जो है अगर स्वेलिंग होगी वहाँ पर बॉडी में जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन होगा, उसकी वजह से वेट गेन भी होगा। इसके अलावा जो है पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, और जो है टैकीकार्डिया उसको रह सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट रह सकती है पेशेंट को, और जो है उनको हेडेक हो सकता है पेशेंट को। जो है अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होगी तो उसकी वजह से जो है टेंशन होगी, पेशेंट को एंजाइटी होगी, टेंशन एंजाइटी की वजह से जो है हेडेक की कंडीशन भी जो है कॉज हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को थकान महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, और फिर पेशेंट को जो है चक्कर जैसे कि डिजीनेस जिसको बोलेंगे, तो डिजीनेस में जो है पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं, उनको भूख नहीं लगेगी, जिसको हम मेडिकल टर्म में एनोरेक्सिया कहते हैं, तो वो कंडीशन भी पेशेंट को जो है हो सकती है, सिम्टम देखा जा सकता है। इसके अलावा जैसे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उनमें पेशेंट में जो है उनको नींद नहीं आएगी, जिसको इंसोम्निया कहते हैं मेडिकल टर्म में। इंसोम्निया की कंडीशन भी जो पेशेंट में देखी जा सकती है, इंडाइजेशन की कंडीशन देखी जा सकती है उनमें, और जो है उनकी रिदम्स जो है रेगुलर रहेंगी इन पेशेंट्स की। इसके अलावा सिम्टम्स में अनदर सिम्टम है जैसे कि नेक डिस्टेंट रहेगी, नेक का वेन जो होगा वो प्रोमिनेंट दिखेगा अलग ही। इसके अलावा है पेशेंट में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन जो देखी जा सकती है, बहुत स्ट्रेस में रहेगा वो पेशेंट। इसके अलावा बात करेंगे इनमें क्या क्या जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस में जो है सीबीसी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट में इन्फेक्शियस कंडीशन जो है उसको देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं, और डायग्नोसिस में जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग हो गई, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट को देखेंगे कि कोई भी हेरिडिटरी कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से डिसीज कंडीशन जो है कॉज हुई हो। हेरिडिटरी के अलावा जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में अबनॉर्मल कार्डियक साउंड जो है सुने जा सकते हैं, जैसे कि कार्डियक मर्मर साउंड जो है उसको सुना जा सकता है फिजिकल एग्जामिनेशन में, या फिर स्वेलिंग है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन की जो सिम्टम्स हैं उनको फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है देखा जा सकता है। पेशेंट की अपीयरेंस देखी जा सकती है कि उसको जो है साइनोसिस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लड ठीक से जो है पंप नहीं होगा तो जो है हार्ट एरिया में भी ठीक से ब्लड नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा जो अनदर है बॉडी में भी जो है ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड ठीक से नहीं पहुंचेगा बॉडी में तो डेफिनेटली बात है कि अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्लड के साथ साथ जो है ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा और अनदर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचेंगे। तो अगर जो है टिश्यूज़ में जो है ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो जो है हाइपोक्सिया की कंडीशन देखी जा सकती है, हाइपोक्सिया हो गया। इसके अलावा जो है साइनोसिस हो गया, अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्लूइश जो है डिस्कलरेशन जो पेशेंट में देखा जा सकता है, अगर जो है सीवियर डिसीज कंडीशन हो गई उस कंडीशन में। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट में जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं। वो किस लिए दे सकते हैं कि अगर रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी है जिसमें ब्लड फ्लो जो है रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, ब्लड ठीक से पंप जो है हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, ब्लड फ्लो जो है रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है, कुछ भी जो है रुकावट आ रही है, जैसे कि जो है फ्लूइड जैसे कि फैट का एक्यूमुलेशन हो गया और जो है प्लाक डिपोजिशन हो गया, वाल्व्स में हो गया प्लाक का डिपोजिशन, उसकी वजह से नैरोइंग हो जाएगी, नैरोइंग की वजह से जो है ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट होगा, तो उसकी कंडीशन में जो है एंटी हाइपरटेंसिव जो है ड्रग्स दे सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से जो है एक तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा, दूसरी बात है कि वहाँ फ्लो जो है हार्ट को जो है थोड़ा सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देने से थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, जिससे कि एक तो टैकीकार्डिया की कंडीशन जो है कम हो सकती है, दूसरी बात है कि डिसरिदमिया है तो उस कंडीशन को भी कम किया जा सकता है, तीसरा है कि हार्ट पर जो वर्कलोड पड़ रहा है वो वर्कलोड को कम किया जा सकता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देने से। और इसके अलावा अगर हाइपरट्रोफिक है तो हाइपरट्रोफिक के लिए जो है जैसे एंटीकोआगुलेंट्स हो गया, एंटीकोआगुलेंट्स एजेंट्स देंगे,
उसके अलावा जो है अनदर जो वो मेडिसिन दे सकते हैं जिससे कि जो है डिसीज़ कंडीशन जो है रिड्यूस हो और ठीक भी हो सके। इसके अलावा डायलेटेड है, अगर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है तो उस कंडीशन में जो है डिजिटैलिस देंगे, डिजिटैलिस एजेंट्स देंगे जिससे कि जो है जो वेसल्स हैं हार्ट की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई हैं, तो डायलेशन को कम करने के लिए और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, जिससे कि मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हों, अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो है ब्लड पंप कर पाएंगी, तो ब्लड पंप कर पाएंगी तो ब्लड फ्लो ठीक से होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा बॉडी में भी और दूसरा जो है हार्ट में भी। तो अगर डायलेटेड है तो डिजिटैलिस देंगे, डिजिटैलिस जो है हार्ट की बीट में और जो है कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। डिजिटैलिस के अलावा अनदर जो है मेडिसिन्स भी दे सकते हैं, जैसे कि हो गया एंटीकोआगुलेंट्स हो गया और थ्रोम्बोलाइटिक्स हो गया, अगर थ्रोम्बस है और तो थ्रोम्बोलाइटिक्स दे सकते हैं। एंटीकोआगुलेंट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग ना हो, अगर वहाँ ब्लड रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, ब्लड रुक रहा है हार्ट के चैम्बर्स में, तो वहाँ एंटीकोआगुलेंट्स देंगे जिससे कि जो है ब्लड का कोआगुलेशन ना हो। इसके अलावा अनदर मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि अगर इन्फेक्शियस कंडीशन है, जो पेशेंट को फीवर आ रहा है तो उसके लिए जो है एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स जो है दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक्स के अलावा जो है उनको एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं जिससे कि इन्फेक्शियस कंडीशन जो है कम हो सके। इसके अलावा जो है पेन किलर्स दे सकते हैं, और जैसे कि एस्पिरिन हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और दूसरा एनाल्जेसिक भी है, तो उससे पेन भी कम होगा और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन भी जो है कम होगी। और इसके अलावा हो गया फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, तो फ्लूइड रिटेंशन के लिए जो है पेशेंट को बोलेंगे कि लो जो है सोडियम डाइट ले जिससे कि फ्लूइड रिटेंशन कम हो। इसके लिए जो है एंटी डायरेटिक्स दे देंगे। एंटी डायरेटिक्स मेडिसिन देने से जो है जो डायरेसिस हो रहा है यानी कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन जो बॉडी में हो रहा है जिसकी वजह से जो है स्वेलिंग हो रही है, एडिमा हो रहा है, तो उसके लिए एंटी डायरेटिक्स एजेंट्स देंगे जिससे कि फ्लूइड रिटेंशन ना होकर जो है फ्लूइड का सीक्रेशन ठीक से हो सके और एक्सेसिव फ्लूइड जो है बॉडी से बाहर जा सके, जिससे कि जो एडिमा की कंडीशन है वो ठीक हो जाए। इसके अलावा जो है अनदर दे सकते हैं मेडिसिन, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, उनसे भी जो है एक तो रिदम ठीक करी जा सकती है और दूसरा जो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है उस फास्ट हार्ट बीट को भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा बात करेंगे कि इसका क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है सेप्टल मायोक्टमी कर सकते हैं। सेप्टल मायोक्टमी में जो है मसल्स की थिकनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मसल थिकनिंग को कम करने के लिए इसमें जो है सेप्टल मायोक्टमी में मसल्स की थिकनिंग को जो है कम किया जा सकता है, कम किया जाता है। और कम करने से मसल्स की थिकनिंग अगर कम होगी तो वहाँ पर जो स्पेस है वो स्पेस एनलार्ज होगा, उसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो ठीक से हो सकेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकेगा। दूसरा है पेसमेकर इम्प्लांटेशन। पेसमेकर इम्प्लांटेशन उस कंडीशन में देंगे जब हार्ट की मसल्स जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है जनरेट नहीं हो रहे हैं, कुछ भी कंडीशन हो गई, जो हार्ट की मसल्स हैं वो लूजनिंग हो रही है वहाँ पर, तो लूजनिंग के लिए वहाँ पर पेसमेकर इम्प्लांटेशन कर देंगे जिससे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है जनरेट हो और उसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन जो है बढ़ सके और उसकी वजह से ब्लड जो वो ठीक से पंप कर सके। तीसरा है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। अगर सेप्टल मायोक्टमी और पेसमेकर इम्प्लांटेशन अगर इन दोनों चीज़ों से भी या फिर अनदर जो सर्जिकल प्रोसीजर से भी जो है डिसीज़ कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, ब्लड का फ्लो ठीक नहीं हो पा रहा है, पेशेंट जो है रिवाइव नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट ऑप्शन जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है। इसमें जो है प्रॉब्लमेटिक हार्ट को अनदर हार्ट से जो है ट्रांसप्लांट कर देंगे जिससे कि दूसरा हार्ट जो है अनदर हार्ट होगा, उसमें कोई जो है ठीक हार्ट से जो है ब्लड पंप अच्छे से होगा और ब्लड पंप अच्छे से होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, इससे कि बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो, बॉडी तक और टिश्यूज़ तक जो है ऑक्सीजन ठीक से पहुँचे और न्यूट्रिएंट्स ठीक से पहुँचे और डिसीज़ कंडीशन जो है ठीक हो सके। इसके बाद बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट किए जा सकते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में है अगर पेशेंट जो है स्मोकिंग कर रहा है
या फिर जो है अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, तो उनको बोलेंगे कि उस चीज़ को क्विट करें जिससे कि वो जो है डिसीज़ कंडीशन से बच सकें। उसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए बोलेंगे। डाइटरी मॉडिफिकेशन में जो है लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लें, लो फैट डाइट लें और लो सोडियम डाइट लें। लो सोडियम डाइट लेने से जो है फ्लूइड रिटेंशन नहीं होगा। हाई पोटेशियम डाइट लें, रिच कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, प्रोटीन वाली डाइट लें, लिक्विड डाइट लें जिससे कि वो जल्दी से रिकवर हो सकें। इसके अलावा पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को जो है जो हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ एजुकेशन देने से जो है एक तो हेल्थ एजुकेशन देंगे और दूसरा उनको साइकेट्रिक जो है सपोर्ट देंगे जिससे कि उनका जो साइकोलॉजिकल जो स्टेटस है वो ठीक हो सके और उनकी टेंशन एंजाइटी जो है रिड्यूस हो सके, फियर रिड्यूस हो सके। इसके अलावा पेशेंट को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, एक काम एंड क्वाइट एंड वेंटिलेटेड एटमॉस्फेयर देंगे जिससे कि उसको जो है अच्छा लगे। उसके अलावा उनको एक अच्छी पोजीशनिंग देंगे। उनकी पोजीशनिंग जो है एवरी 2 आवरली जो है चेंज करवाते रहेंगे जिससे कि उनमें जो है फ्लूइड जो है ब्लड फ्लो जो ठीक से हो सके। और जो है या फिर जैसे कि पेशेंट है बेड रिडन पेशेंट होते हैं तो उनमें जो है डेक्यूबिटस अल्सर या फिर बेड सोर होने की कंडीशन जो है ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए उनकी पोजीशनिंग चेंज करवाते रहेंगे। इसके अलावा पेशेंट को बोलेंगे या फिर पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को बोलेंगे या फिर उनको अच्छी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट देंगे, फ्लूइड थेरेपी देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। अगर उनको डिस्निया हो रहा है तो एंटीमेटिक्स दे सकते हैं। अगर उनको जैसे कि इमेसिस यानी कि वॉमिटिंग की नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है तो एंटीमेटिक्स दे सकते हैं। अगर उनको गैस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए अनदर जो है ड्रग्स दे सकते हैं, एंटासिड दे सकते हैं उनको जिससे कि उनके गैस रिफ्लेक्स जो है वो ठीक हो सके। और इसके अलावा जो है पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं जिससे कि उनकी मेंटल स्टेटस ठीक हो सके और उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे कि कैसे वो जो है डिसीज़ से प्रिवेंट हो सके और जल्दी से रिकवर हो सके। तो आज हमने पढ़ा था कार्डियोमायोपैथी के बारे में कि कार्डियोमायोपैथी क्या होता है और ये कैसे कॉज होता है, किन किन फैक्टर्स से जो है कॉज होता है, क्या क्या इसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं पेशेंट्स में और इनका क्या क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है जिससे कि पेशेंट जो है अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल जी सके। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।